Hello students, welcome to Smart Tutors. In today's class, we are going to discuss about a topic influence of political system in Indian education system. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पर भारतीय राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली पर भारतीय राजनीति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी शिक्षा से जुड़ी चीजें होती है वो राजनीति के अंदर ही डिसाइडेड होती है और उसी के अनुसार ये सिस्टम काम करता है। राजनीति से ही डिसाइड होता है कि शिक्षा में क्या सिखाना है, क्या नहीं, किन चीजों को आगे ले जाना है और किन चीजों को छोड़ देना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या इसका डिटेल है। The Indian education system has been deeply imbued with political decisions throughout history, shaping societal aspirations, economic ambitions and cultural identity. भारतीय शिक्षा प्रणाली पर भारतीय राजनीति का गहरा प्रभाव ऐतिहासिक रूप से पड़ता है, जो सामाजिक आकांक्षाओं, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है। अर्थात भारतीय राजनीति का शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ये केवल आज के संदर्भ में है। प्रारंभ से ही राजनीति का शिक्षा पर प्रभाव रहा है। अर्थात राजनीति से ही डिसाइड होता है कि शिक्षा में कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। इसमें सामाजिक आकांक्षाओं को, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को और हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी विशेष ध्यान रखा जाता है और उसी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था तय की जाती है। अब देखते हैं कि राजनीति, भारतीय राजनीति शिक्षा पर किस प्रकार से अपना प्रभाव रखता है या किस प्रकार से शिक्षा को भारतीय राजनीति प्रभावित करती है। तो सबसे पहला है पॉइंट नंबर ए, पॉलिसी डिसीजन। एजुकेशन का जो पॉलिसी तैयार किया जाता है वो राजनीति में ही किया जाता है, क्योंकि शिक्षा पूर्ण रूप से डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या है। तो इस पॉलिसी को बनाया जाता है राजनीति में, सदनों में इस पर बहस होती है और चर्चाएं होती है। तो जो सबसे अभी लेटेस्ट पॉलिसी NEP 2020, इसी का डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट सेट एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूडिंग कुरिकुलम फ्रेमवर्क, फंडिंग allocations and reform like the National Education Policy NEP 2020। सरकार शिक्षा नीतियों को निर्धारित करती है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, जो पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और संस्थागत ढांचे को प्रभावित करती है। NEP 2020 में बताया गया कि क्या सिलेबस रखना है, किस प्रकार से पढ़ाई का तरीका होना चाहिए और जिन इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज, उसमें उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से एजुकेटेड करना है, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, किस तरह के एग्जाम्स होने चाहिए और किस तरह से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाने चाहिए। पॉइंट नंबर बी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। भारतीय शिक्षा पर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहा है और ये आज कोई नई बात नहीं है। प्रारंभ से ही राजनीतिक हस्तक्षेप एजुकेशन पर रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारत में शैक्षणिक नियुक्तियां और पदोन्नतियां कई बार योग्यता के बजाय राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो जाती है। अर्थात कभी कभी ऐसे लोगों को रखा जाता है जो राजनीति से संबंधित लोग हों, जब उस समय जो सरकारें उपलब्ध होती है वो अपने हिसाब से लोगों का चयन कर लेती है। ये समस्याएं मुख्य रूप से विश्वविद्यालय और सरकारी संस्थानों में देखी जाती है। पॉइंट नंबर सी, इंस्टीट्यूट। प्राय उन स्थानों में कॉलेज स्कूलों को बनाया जाता है जो किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो, जो उस समय रूलिंग में हो, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी उसी के अनुसार रखा जाता है जो उस पार्टी से संबंधित लोग होते हैं, जो पार्टी उस समय रूलिंग में होती है। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर डी,
करप्शन एंड इनइक्वलिटी। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव होने से क्या हुआ है कि करप्शन हमेशा विद्यमान रहा है। किसी विशेष पार्टी की बात ना करते हुए अगर हम देखें तो एजुकेशन में राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार रहा है कि करप्शन पाया ही जाता है, चाहे वो पेपर लीकिंग के रूप में हो, चाहे वो रिजल्ट डिक्लेयर करने में हो, या चाहे वो टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ के सिलेक्शन में हो, करप्शन आता ही। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर ई, एकेडमिक फ्रीडम, शैक्षणिक स्वतंत्रता। पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा के रूप में कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपने संबंधित बातों को रखना चाहते हैं। इस कारण टीचर्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी बातों को दबा कर छुपा कर रखा जाता है और अपने विचार को टीचर्स व्यक्त नहीं कर पाते। जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसी तरह की बातें की जाती है। अब इन पांचों पॉइंट पर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत निर्णय। पॉलिसी कौन बनाता है? एजुकेशन में क्या करना है, नहीं करना है, बच्चों को किस तरह से सिखाना है, या स्कूल का सिस्टम क्या होना चाहिए, एजुकेशन देने का सिस्टम क्या होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, ये सब बातें पॉलिसी में डिसाइड होती है। Policy decision play a crucial role in shaping the Indian education system. Governments formulate education policies which include curriculum structure, financial allocation, and educational reform. नीतिगत निर्णय भारतीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार शिक्षा नीतियों को निर्धारित करती है जिसमें पाठ्यक्रम का ढांचा, वित्तीय आवंटन और शिक्षा सुधार शामिल होते हैं। अर्थात कौन कौन से काम इसमें करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने हैं, उन बातों को इसमें रखा जाता है। इसमें सबसे पहला आएगा NEP 2020 which was implemented on 29th of July 2020 aiming to bring comprehensive reform of Indian education system। भारतीय शिक्षा नीति यह 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप से सुधार लाना है। मतलब शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए इस नीति को बनाया गया। पॉइंट नंबर 2, न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर। NEP 2020 इंट्रोड्यूस द सिस्टम 5+3+3+4। इसमें से प्रारंभ के 5 साल, 3 साल और 3 साल स्कूल से संबंधित है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित है, और अंतिम के 4 साल कॉलेज में ग्रेजुएशन करने से संबंधित है। ये 5-3-3-4 जो है ये वर्षों को, सालों को दिखलाते हैं, मतलब कितने साल का एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो 5-3-3 स्कूल के लिए है और अंत के जो 4 है वो कॉलेज में ग्रेजुएशन से संबंधित है। इट मेकिंग एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव। शिक्षा का नया ढांचा NEP 2020 ने 5-3-3-4 प्रणाली को अपनाया जिससे शिक्षा को अधिक लचीला और समावेशी बनाया जा सके। Point number 3, promotion of multilingualism. The policy emphasize mother tongue based education at the primary level. अभी जो NEP 2020 उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दिया जाए ताकि बच्चे आसानी से चीजों को समझ सके। 1 से लेकर 5 क्लास तक की जो शिक्षा है वो बच्चों को उसी लैंग्वेज में दिया जाएगा जिस लैंग्वेज को बच्चे इजीली बोलते हैं या घर में जिस तरह से बातचीत करते हैं। इससे क्या होगा, वो अपने घरेलू भाषा में चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उस पर विचार अपना रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एजुकेशन, तकनीकी और डिजिटल शिक्षा। Several initiatives have been undertaken to promote online education and digital resources. ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत तरह का पहल किया गया। अभी जो हम और आप बातचीत कर रहे हैं ये भी उसका एक तरीका है। अभी स्मार्ट बोर्ड्स या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इससे एजुकेशन को उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जो रेगुलर बेस पर स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते या जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर स्कूल कॉलेज का होना संभव नहीं है या जहां पर
कुछ गिने चुने स्टूडेंट है, इसलिए स्कूल कॉलेज वहां बनाया जाना संभव नहीं है, इसलिए वो डिजिटल एजुकेशन से वहां तक भी एजुकेशन पहुंचाया जा सकता है। अब जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। क्या क्या राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं? प्राय देखा जाए तो एजुकेशन में मैक्सिमम राजनीतिक हस्तक्षेप होते ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, इसमें एजुकेशन में रहता ही है राजनीतिक हस्तक्षेप। पहला पॉइंट इसमें है कुलपति और शिक्षकों की नियुक्तियां, इन्फ्लुएंस ऑफ वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। Several Indian states have expressed dissent over the appointment of state governors and chancellor for state universities, arguing that it undermines institutional autonomy. कई बार विश्वविद्यालय में कुलपति, वाइस चांसलर और शिक्षक की नियुक्ति राजनीतिक विचारधारा के आधार पर की जाती है, जिसे योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया प्रभावित होता है। मतलब जो योग्य लोग हैं उन्हें ना सेलेक्ट करके उन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है जो किसी पार्टी विशेष से किसी प्रकार से जुड़े हुए हो, और उन्हीं लोगों को वाइस चांसलर, चांसलर और टीचर्स बना दिए जाते हैं। एकेडमिक फ्रीडम, पॉइंट नंबर 2, एरोसियन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, शैक्षणिक स्वतंत्रता पर प्रभाव। राइजिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस and ideological pressure have affected the functioning of universities, leading to a decline in critical inquiry and independent research. राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कई शिक्षाविदों को आत्म सेंसरशिप अपनानी पड़ती है, जिससे वे अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान के क्षेत्र में टीचर्स अपने विचारों को दबा कर रखते हैं और जिस तरह का प्रभाव उन पर रहता है उसी तरह की बातें वे करते हैं और उस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ सेंसरशिप अमंग एकेडमिक्स। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर मैनी स्कॉलर्स अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स और क्रिटिकल perspectives, particularly in social science and humanities. कुछ राज्य सरकारें विश्वविद्यालय के प्रशासन में हस्तक्षेप करती है, जिससे संस्थानों में स्वतंत्रता पर गलत प्रभाव पड़ता है। निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र नहीं होते और जैसा उन्हें कहा जाता है वैसा ही करना पड़ता है। पॉइंट नंबर C, इंस्टीट्यूशनल नेमिंग एंड लोकेशन। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का नामकरण और स्थान का चयन। ऐसा देखा जाता है कि जिस पार्टी का वर्चस्व होता है उस तरह का ही स्थानों को चयन किया जाता है जिस समय रूलिंग पार्टी जहां चाहती है, और उन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का नाम भी उसी के अनुसार रखा जाता है जो उस पार्टी से संबंधित राजनेता होते थे या होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक लाभ। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर फ्रीक्वेंटली नेम्ड आफ्टर पॉलिटिकल लीडर्स और हिस्टोरिकल फिगर्स टू ऑनर देयर लेगेसी एंड गेन पब्लिक सपोर्ट। कई संस्थानों का नामकरण प्रमुख नेताओं या ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर किया जाता है, जिससे राजनीतिक दलों को समर्थन मिल सके, और ये मिलता भी है। पॉइंट नंबर 2, रीजनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान। सम इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स टू प्रमोट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं जो किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के से संबंधित होते हैं, और इससे को इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां की संस्कृति को मजबूत बनाया जा सके। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस, आर्थिक और विकास संबंधी कारक। यूनिवर्सिटीज आर समटाइम्स प्लेस्ड इन underdeveloped areas to boost economic growth and accessibility to education.
कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ऐसे स्थानों पर बनाया जाता है जहां पर जो एरिया इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, विकसित ना हो, ताकि उन क्षेत्रों को धीरे धीरे पहचान मिल सके और उन क्षेत्रों का विकास हो सके। कभी कभी ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र है, जहां पर लोगों का आना जाना नहीं है, जो एरिया ऐसे ही पड़े हुए हैं, अनयूज पड़े हुए हैं, उन एरिया पर बनाने से क्या होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट हो सकेगा और वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा और वहां के बच्चे एजुकेटेड हो सकेंगे, पढ़ सकेंगे। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसी, शैक्षणिक प्राथमिकताएं। द गवर्नमेंट प्लेज ए रोल इन deciding the location of institution based on national education strategies and regional needs। कुछ क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना की जाती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उस क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन नहीं होता, तो इसलिए विशेष रूप से उन स्थानों के बच्चों को या उस स्थानों के स्टूडेंट को एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सोचकर वहां पर इस तरह की संस्थाएं बनाई जाती है और ये एक तरह से पॉजिटिव साइन भी है। पॉइंट नंबर डी, भ्रष्टाचार और असमानता, करप्शन एंड इनइक्वलिटी। इसका पहला पॉइंट है मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स, शिक्षा बजट का दुरुपयोग। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षा के लिए तो बजट पास होता है, लेकिन उस बजट का इस्तेमाल शिक्षा के रूप में ना करके अन्य रूप में कर दिया जाता है और शिक्षण संस्था को वो राशि मिल ही नहीं पाती और ये भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। करप्शन ऑफन रिजल्ट्स इन द मिसयूज ऑफ एजुकेशन बजट अफेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर सैलरी एंड स्टूडेंट रिसोर्सेज। भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा के लिए आवंटित धन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, जिससे स्कूल कॉलेज के बुनियादी सुविधाओं में कमी होती है, टीचर्स को समय पर सैलरी नहीं मिल पाता और स्टूडेंट्स को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती। पॉइंट नंबर 2, ब्राइवरी इन एडमिशन एंड एग्जाम्स, प्रवेश प्रक्रियाओं और एग्जाम में रिश्वत। कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिशन में भारी मात्रा में घूस लेकर अयोग्य बच्चों का एडमिशन करा दिया जाता है। उसी तरह से टीचर सिलेक्शन में भी ऐसी घटनाएं सामने आती है। सम इंस्टीट्यूशन एंगेज इन unethical practice such as bribery for admission or manipulating exam results। शिक्षक प्रक्रियाओं में शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति और प्रवेश प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार देखा जाता है, जिससे योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं और जो अयोग्य उम्मीदवार हैं उन्हें चांस मिल जाता है काम करने का। पॉइंट नंबर 3, अनइक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, असमान शिक्षा तक पहुंच। आर्थिक असमानताओं के कारण जो लोग ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो एजुकेशन से दूरी है, जहां पर उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने में कठिनाई होती है, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित समूह के बीच में खाई और चौड़ी हो जाती है, गहराई और बढ़ जाती है और एजुकेशन नहीं ले पाते। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि जहां के लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए वो लोग काफी दूर हैं स्कूल कॉलेज से। मतलब स्कूल कॉलेज ऐसे जगह बनाया गया है जहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो ऐसे जगहों पर रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं और वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां पर स्कूल या कॉलेज बनाया गया। या तो काफी दूरी है, या तो आने जाने का साधन नहीं है, या तो रास्ता नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मीन्स दैट स्टूडेंट फ्रॉम marginalized communities struggle to access quality education, widened the gap between privileged and underprivileged groups। Point number 4, political influence and appointments, नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव। Academic positions are sometimes filled based on political connection rather than merit, affecting the overall quality of education। कभी कभी शैक्षणिक पदों में भर्ती जो होती है वो राजनीतिक संबंधों के आधार पर कर दिया जाता है, जिससे
केवल उन लोगों का चयन हो जाता है जो किसी विशेष प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए हैं, और जो योग्य व्यक्ति उनका चयन नहीं हो पाता पीछे रह जाते हैं। पॉइंट नंबर ई, एकेडमिक फ्रीडम, शैक्षणिक स्वतंत्रता। इसमें पहला पॉइंट है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, सरकारी नियंत्रण। पॉलिसीज and regulations sometimes restricted independent thought and research, particularly in politically sensitive areas. विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र विचारों और शोध को प्रभावित किया है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जो केवल सरकारी संस्थानों से संबंधित होते हैं, और अगर एक व्यक्ति योग्य है वो रिसर्च कर सकता है तो उन्हें इस तरह का रिसर्च करने से रोक लगा दी जाती है, क्योंकि बहुत तरह के सर्टिफिकेशन और अन्य तरह की चीजों की डिमांड कर दी जाती है जो उसके लिए इकट्ठा कर पाना संभव नहीं होता, और अगर कर भी लेता है तो बहुत तरह के सरकारी नियम कानून उस पर थोप दिया जाता है और वो कर ही नहीं पाता फिर उन चीजों को। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ सेंसरशिप, आत्म सेंसरशिप। शिक्षाविद जो होते हैं वो राजनीतिक दबाव के कारण अपने विचारों को, अपने विषय को शोध करने से बचते हैं, क्योंकि उस पर अगर शोध कर लिया जाए तो कुछ ऐसी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी जो राजनीति के लिए घातक हो सकता है, और बाद में जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है उस पर के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए वो इन चीजों को शोध करने से बचता है और छोड़ देता है। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान के रूप के क्षेत्र में इन शोधों से बचा जाता है। पॉइंट नंबर 3, लीगल चैलेंजेज, कानूनी चुनौतियां। कुछ कानूनी चुनौतियां भी होती है जो मुख्य रूप से टीचर्स और शिक्षाविदों के सामने आती है, जिसमें वे अपनी विचारों को व्यक्त करने से डरते हैं, और अगर कोई व्यक्त करना भी चाहता तो स्वतंत्र नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो अपने विचारों को रख दे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, डिफिशियंसीज इन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, संस्थागत स्वायत्तता की कमी। विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों को बाहरी दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। कभी कभी कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कोई विश्वविद्यालय ऐसा होता है जो अपना काम करना चाहता है, लेकिन वहां पर लोकल कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो आकर अपना दबाव देती है कि हमारे कैंडिडेट को रख लीजिए या हमारे रिलेटेड बच्चों का एडमिशन लीजिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कॉलेज अपना काम सही से नहीं कर पाता, यूनिवर्सिटी अपना काम सही से नहीं कर पाता, और उससे भी इस दबाव का सामना करना पड़ता है। आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं।